चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन क्लास 2। पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे इंट्रोडक्शन क्लास 1 था। तो जो पिछले क्लास को नहीं देखे थे उन लोगों से आशा करते हैं कि वो लोग पिछले क्लास को देख के ये पार्ट 2 को समझेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखिएगा तो आगे वाला समझ नहीं आएगा। और ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो 2 भाग में डिवाइड है, इसको देखे बिना आप लोग इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत ही बेसिक शब्दावलियों को ध्यान से समझेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ जिसका आगे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। कई जगह हम इन शब्दों का आगे सामना होगा, तो क्योंकि जब आगे सामना होगा उससे अच्छा क्या है कि अभी हम लोग आगे जान लें, ताकि घर में पढ़ने में, जब आप लोग घर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का बुक, तो आप लोग को दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, परिभाषाओं को देखे थे। क्या पढ़े थे? परिभाषाएं। किनके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार, मार्शल के अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार, तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार परिभाषाओं को देखे थे, उनके बुक का नाम देखे थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स में जो है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, कौन बांटे हैं इसे। उसके बाद फिर हम लोग अर्थशास्त्र को वास्तविक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप कहाँ तक है, समष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप कहाँ तक है। बहुत सारी वस्तुओं को जानेंगे, अर्थशास्त्र में कौन कौन सी वस्तुएं होती है। और उसके बाद अंत में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र जो है ना, इकोनॉमिक्स आप लोग को पता होगा, पिछले क्लास में हम बताए थे अर्थशास्त्र क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। और आर्थिक क्रियाएं में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? उत्पादन, उपभोग, वितरण और निवेश। ये 4 चीज क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। और इन्हीं चारों चीज का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हुआ कुछ ऐसा कि बाद में, ये 1833 की बात है, इससे पहले तक अर्थशास्त्र को सम्मिलित रूप में पढ़ा जाता था, एक साथ पढ़ा जाता था। उस टाइम इसके पहले ना तो व्यष्टि नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता था, ना ही समष्टि नाम का कॉन्सेप्ट होता था। दोनों को सम्मिलित रूप में पढ़ा जाता था, मिश्रित रूप में। तो कई बार क्या होता था ना कि जो जवाब चाहिए होता था, लेकिन वो वास्तव में मिल नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि सब मिला जुला हुआ था, खिचड़ी टाइप का था। तो बाद में क्या किया गया, 1833 ईस्वी में रैगनर फ्रिश आए, एक स्कॉलर आए, रैगनर फ्रिश आए, और इन्होंने क्या किया कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन? एक को बांटा व्यष्टि, क्या कहा? व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरे को कहा समष्टि अर्थशास्त्र। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, अभी देखेंगे क्यों। और इसे बृहत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, बृहत। इसे माइक्रो कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए 1833 ईस्वी में ओस्लो विश्वविद्यालय की बहुत ही फेमस स्कॉलर आए, बहुत फेमस विद्वान आए, और उन्होंने क्या किया ना कि अर्थशास्त्र जो मिश्रित रूप में मिला हुआ था, खिचड़ी टाइप में था, उसको अलग अलग कर दिया, बांट दिया कि अब से अर्थशास्त्र को 2 ब्रांचेज में पढ़ा जाएगा, ताकि क्या होगा, समस्याओं को समझने में, आर्थिक क्रियाओं को समझने में, अर्थव्यवस्था को समझने में आसानी हो। और उन्होंने क्या किया कि एक को बांट दिया व्यष्टि और एक को कर दिया समष्टि। इसे सूक्ष्म भी कहा जाता है और इसे बृहत भी कहा जाता है। इंग्लिश में देखिए नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप लोग को पता है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, और इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। पता है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो बहुत ही छोटा, सूक्ष्म, माइक्रो। इसीलिए सूक्ष्मदर्शी का नाम भी होता है ना माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे चीजों का अध्ययन करता है, बहुत ही छोटे छोटे चीजों का। उसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा। अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, माइक्रो का मतलब छोटा, तो छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, विशाल, बृहत। इसमें क्या किया जाता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई चिड़िया घोंसला बनाती है, तो जो उसका होल घोंसला, पूरा संपूर्ण घोंसला, वो क्या कहलाएगा? समष्टि। क्यों? क्योंकि एक एक तिनका से मिलकर बना है ना, तो पूरा का पूरा घोंसला समष्टि कहलाएगा। और उसका जो उस घोंसला का जो एक एक तिनका था वो क्या कहलाएगा? वो व्यष्टि कहलाएगा। क्यों व्यष्टि क्यों कहलाएगा?
क्योंकि सबसे पहले क्या की चिड़िया कि एक एक दाने को उठाई, एक एक तिनका को उठाई और तिनका को कलेक्ट की और उसके बाद उन्हीं तिनकाओं से एक घोंसला बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो जो तिनका का अध्ययन है वो व्यष्टि, और जो पूरा घोंसला का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समष्टि। उसी तरह से जब आर्थिक क्रियाओं का सूक्ष्म पैमाने पर अध्ययन किया जाता है, छोटे पैमाने पर अध्ययन किया जाता है, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। और जब उसी आर्थिक क्रिया का, जैसे उत्पादन का, अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करेंगे तो समष्टि कहलाएगा। आप लोग को याद होगा आर्थिक क्रिया में आप लोग को लिखवाए थे हम क्या क्या आता है, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 चीज आता है। जब इन 4 चीजों का छोटे पैमाने पर अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि। जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति उपभोग करता है तो वो व्यष्टि में आएगा, लेकिन अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की बात करते हैं, कुल उपभोग की बात करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या कहेगा? एक फर्म, एक इंडस्ट्री, व्यक्तिगत आय, पर कैपिटा इनकम, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उपभोग, ये सभी चीजें। जबकि समष्टि में क्या आएगा? राष्ट्रीय आय। यहां पे देख रहे हो, यहाँ पे एक व्यक्ति का आय का बात कर रहा है, छोटा पैमाने पे है ना। एक इतना बड़ा आबादी में 134 करोड़ की आबादी में अगर हम एक आदमी का अध्ययन करें तो वो तो सूक्ष्म में आएगा ना, लेकिन अगर हम लोग पूरा 134 करोड़ की आबादी का इनकम का अध्ययन कर रहे हैं तो वो तो समष्टि में आएगा। तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उसी को कहते हैं राष्ट्रीय उपभोग, बचत, ये सभी चीजें। यहाँ पे एक वर्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्म और इंडस्ट्री। इसे नोट कर लेते हैं अभी हम लोग, अभी समझेंगे जस्ट इसको, फर्म और इंडस्ट्री। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया। अर्थशास्त्र क्या है? 2 भाग में बटा हुआ है, व्यष्टि, समष्टि। व्यष्टि में छोटे पैमाने पर अध्ययन करते हैं आर्थिक क्रियाओं का, इसमें अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं। अब हम लोग अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि अर्थशास्त्र में ना क्या क्या चीज पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज को शामिल किया जाता है। हम लोग तो पहले देख लिए क्या कि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित चीजों को शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन आर्थिक क्रियाओं का भी सिद्धांत होता है, उसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र 2 भाग में बांटे हम लोग। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज पढ़ेंगे और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज पढ़ेंगे। और आप लोग को हम बता दें, व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और बेसिकली क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं? एरिया भी कहते हैं, इलाका भी कहते हैं। क्षेत्र में इलाका होता है ना, इलाका भी हो गया, दायरा भी कह सकते हैं क्षेत्र को। इसका मतलब क्या हुआ? व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहाँ तक अध्ययन कर सकता है, उसका दायरा, इलाका कहाँ तक है, किसकी कहाँ तक उसका हद लिमिट है, ठीक है, कहाँ तक वो सीमित है, उसके आगे उसका इलाका नहीं है, मतलब उसके आगे वो अध्ययन नहीं करेगा। तो यही होता है क्षेत्र। तो देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र किन किन चीजों का अध्ययन करता है। जैसे मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। मांग का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? मांग, हम लोग मांग को समझते हैं, डिमांड को, कि डिमांड क्या है, डिमांड को कौन कौन से चीज निर्धारित करते हैं, डिमांड को कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है, ये सब चीज। डिमांड कब अधिक होगा, कब कम होगा, तो ये सब चीज का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। उत्पादन का सिद्धांत, इसमें उत्पादन के सिद्धांत को भी देखेंगे कि उत्पादन करते कौन है, कितना तरह का उत्पादन होता है, कौन कौन से सिद्धांत आते हैं उत्पादन में, अल्पकालीन उत्पादन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो इसमें उत्पादन को समझेंगे कि उत्पादन को कौन कौन सी चीज निर्धारित करते हैं। फिर है तीसरा कीमत निर्धारण का सिद्धांत। इसमें वस्तुओं का कीमत का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, वस्तुओं की कीमत का निर्धारण किया जाता है कीमत निर्धारण सिद्धांत में, कि किसी वस्तु का कीमत क्या होना चाहिए, किसके आधार पर कीमत निर्धारित होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, अब जो उत्पादन हो चुका है उसको बाजार में बेचने में जो पैसा प्राप्त हुआ तो उसको साधनों में किस तरह से बांटेंगे। यहाँ पे साधन का मतलब है, उत्पादन के साधन का मतलब होता है, उत्पादन के साधन का मतलब होता है जो उत्पादन को करते हैं, जो उत्पादन को करते हैं। तो कौन करते हैं उत्पादन को? श्रम, लेबर, भूमि, लैंड, क्योंकि बिना भूमि के उत्पादन संभव ही नहीं है। कच्चा माल, ये सभी क्या करते हैं? उत्पादन को प्रभावित करते हैं, यही हो गया उत्पादन के साधन। कच्चा माल, पूंजी, किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, वही पूंजी है। और
संगठन या साहसी संगठन। तो ये पांच चीज क्या है, उत्पादन के साधन है। प्रमुख कौन कौन हो गए, श्रम हो गया, भूमि हो गया, कच्चा माल हो गया, पूंजी हो गया, ये सभी उत्पादन के साधन है, ये सभी उत्पादन करते हैं। तो जब उत्पादन किए और उस उत्पादन को बाजार में बेचें तो जो आय प्राप्त हुआ, इन लोगों को हम इनका पारिश्रमिक, इनका मेहनताना देंगे कि नहीं देंगे। तो उस मेहनताना का बंटवारा किस तरह हो, ये कहलाता है साधन कीमत का सिद्धांत। ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो जब व्यष्टि अर्थशास्त्र को जब हम पूरी तरह समझ लेंगे, इसमें और भी सारी चीजें, आपका जो बुक 1 है ना, उसका सारा चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आएगा, सारा चैप्टर। क्यों? क्योंकि वही सब पढ़ेंगे ना, उसमें आय भी देखेंगे हम लोग, आगम का सिद्धांत। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करेंगे, इन्हीं चीजों का विस्तृत रूप इसमें पढ़ा जाता है। जब हम लोग बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आएगा। जैसे राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, यहाँ पे क्या था, एक व्यक्ति का सिद्धांत, इसमें एक व्यक्ति के सिद्धांत का पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जो इनकम कमाता है, इसमें राष्ट्र जो इनकम कमाता है ना, वो पढ़ेंगे। जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनएफसी क्या है, ये सभी चीजें। मुद्रा और बैंकिंग इसमें पढ़ेंगे, जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जो चलाते हैं, जिसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो आधार हैं, उसको हम लोग मुद्रा तथा बैंकिंग में पढ़ लेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। बजट का सिद्धांत, बजट को पढ़ेंगे, सरकार की आय और व्यय को समझेंगे इसमें हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड को इसमें हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, कौन कौन से चीज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये सब चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये हो गया व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आखिर अर्थशास्त्र का नेचर किस तरह का, स्वभाव किस तरह का है। स्वभाव का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं, वो चिड़चिड़ापन वाला है, ठीक है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, तो वो क्या स्वभाव उसके बारे में बतला रहा है वो। उसी तरह अर्थशास्त्र की भी प्रकृति है, जो अर्थशास्त्र के बारे में बताता है कि जो अर्थशास्त्र है ना, वो किस तरह का अर्थशास्त्र है, इसका स्वभाव कैसा है। तो हालांकि यहाँ पे चिड़चिड़ापन वाला वो स्वभाव नहीं आएगा, यहाँ पे दूसरा है, उसको हम दूसरा नाम कर देते हैं। एक होता है वास्तविक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, स्वभाव के आधार पर। इससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि हम लोग कहें अर्थशास्त्र एक धन कमाने का विज्ञान है, तो इसको विज्ञान के रूप में भी देखा जाता है और इसको कला के रूप में भी देखा जाता है। हम लोग कब कहेंगे अर्थशास्त्र विज्ञान है, साइंस है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, कब कहेंगे, और कब कहेंगे इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट, ये कला है, कला का अध्ययन है। तो जब हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान कैसे, तो हालांकि ये दोनों है, अर्थशास्त्र क्या है, दोनों सम्मिलित रूप है दोनों का। विज्ञान, किसी भी चीज को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उसमें कुछ सिद्धांत हो, जिसका क्रमागत अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सभी चीज का क्रमागत अध्ययन किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे अपने बुक का फर्स्ट चैप्टर जो रहता है वो क्या, परिचय। पहले हम लोग परिचय पढ़े, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमी, फिर क्या है तो मांग का सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत, इस तरह एक एक करके चैप्टर है ना। पहला के बाद 10वां तो नहीं पढ़ते, 10वां चैप्टर, पहला के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि क्या करते, क्रमागत अध्ययन करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। पॉइंट 1 विशेषता है विज्ञान का, क्रमागत अध्ययन होना चाहिए। दूसरा, इसमें सिद्धांत होने चाहिए। हम लोग किसी भी चीज़ को तभी विज्ञान कहेंगे जब उसमें सिद्धांत होने चाहिए। जैसे कि हम लोग विज्ञान में फिजिक्स आ जाता है, तो फिजिक्स में सिद्धांत है, न्यूटन का नियम है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आर्किमिडीज का लॉ है, तो उसमें सिद्धांत है ना। उसी तरह अर्थशास्त्र में भी सिद्धांत है। अब कहाँ सिद्धांत है, तो याद कीजिए हम क्षेत्र में लिखे थे, मांग का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत, साधन का सिद्धांत, उधर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, तो सिद्धांतों का अध्ययन करता है, तो ये क्या है, विज्ञान है। और उन सिद्धांतों का जब जांच परख किया जाता है, उसकी सत्यता की जाती है, ठीक है, तब उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। केवल किसी भी चीज को दे देना, किसी भी चीज के बारे में बोल देना सिद्धांत नहीं हो जाता है, उसे साबित करना पड़ता है। जैसे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, कैसे बोले, साबित किए हम लोग फर्स्ट वीडियो में। सामाजिक विज्ञान है, साबित किए, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मांग को आखिर जब बोलेंगे कि मांग को कीमत निर्धारित करता है, तो क्या मान लेंगे कीमत निर्धारित करता है, नहीं, उसे साबित करेंगे। तो इसलिए ये सभी गुण विज्ञान वाला अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, इसलिए अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र एक कला के रूप में किस तरह से है। ये कला का मतलब बेसिक आर्ट्स क्या होता है, आर्ट, आर्ट मतलब क्या होता है, कला। अर्थशास्त्र कला किस तरह है, कला का बेसिक मतलब होता है व्यवहार या प्रयोग, ठीक है। तो जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है ना, तो उसे कला कहते हैं। क्या कहते हैं, कला। और हर चीज विज्ञान और कला, कोई जरूरी नहीं कि जो विज्ञान होगा वो कला भी होगा, दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता है। जैसे कि
बहुत पढ़ा लिखा आदमी सब्जी मंडी में दाम कम नहीं करवा सकता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा, उसके पास वो कला नहीं है कि सब्जी मंडी में जाकर दाम कम करवा सके। ठीक है, तो वो क्या है, कला, प्रयोग, व्यवहार में जो हम लोग लाते हैं, जिस चीज़ को व्यवहार में लाते हैं वही कला कहलाता है। बातचीत करने का तरीका, ये हो गया कला। उसी तरह अर्थशास्त्र में जिन सिद्धांतों को पढ़ेंगे, अगर वो व्यवहार में प्रयोग में आएगा ना, तब कहेंगे कि हाँ, अर्थशास्त्र उस परिस्थिति में कला है। लेकिन जब उसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं आएगा, केवल वो सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए, बेसिकली खाली सिद्धांत पढ़ लिए, लेकिन उसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं है, वो काल्पनिक है, तब क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, कला नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं इसी के अंतर्गत, विज्ञान और कला के अंतर्गत। अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थशास्त्र एक वास्तविक अर्थशास्त्र है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आखिर कैसे अर्थशास्त्र ये दोनों हैं, इसको समझिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि क्या है, क्या था और क्या होगा। क्या मतलब होता है, क्या है, क्या था और क्या होगा। लेकिन इसमें क्या अध्ययन करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये दोनों में फर्क है। वास्तविक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसी भी चीज का, आर्थिक क्रियाओं का, कि क्या है, अभी वर्तमान में क्या हाल है, क्या स्थिति है। जैसे कि अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं, किसी एक टॉपिक उठा जनसंख्या, तो जनसंख्या क्या है वर्तमान में, क्या था, पहले क्या था। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अभी वर्तमान में 134 करोड़ जनसंख्या है, 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या था, तो क्या है, क्या था। और अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो आने वाले 5-10 सालों में कितना होगा, तो इसे भी हम लोग जांच कर सकते हैं। यानी कि वास्तविक अर्थशास्त्र का जांच करना क्या है, संभव है। जांच करना क्या है, संभव, इसे संभव है। लेकिन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में जांच नहीं किया जा सकता। ये क्या बताता है, ये केवल सलाह देता है, क्या, कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। किसी भी चीज के बारे में ये व्यवहारिक ज्ञान देता है। और आदर्शात्मक, इसीलिए आदर्श का मतलब क्या होता है, किसी बारे में बेहतर स्थिति बताए, अगर वो खराब है तो उसके बारे में बेहतर सुझाव दे, ये केवल सुझाव प्रस्तुत करता है। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में एंट्री लेंगे और सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तो क्या है, क्या था और क्या होगा, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वो टॉपिक क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम लोगों को लगेगा, जैसे अगर गरीबी बढ़ रही है, ठीक है, तो वर्तमान में जो नीतियां हैं वो सही तरीके से लागू नहीं हो रही है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये जो सुझाव है, जो सुझाव हम देंगे वो कहलाएगा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, कि हमने अपना क्या राय रखा। क्लियर हो गया दोनों, आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे जरूरी पोर्शन है, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले, कल से हम लोग क्या करेंगे, बुक में अब आ जाएंगे। तो बुक में आने से पहले, सिद्धांतों को पढ़ने से पहले जो बहुत ही जरूरी चीज है उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांत दिए कौन, विद्वान दिए, स्कॉलर्स दिए। तो उन स्कॉलर्स को क्या कहा जाता है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्री। क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्री। जिस तरह भूगोल में क्या कहा जाता है, भूगोलवेत्ता कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में कौन होते हैं, विद्वान, अर्थशास्त्री। और यहाँ पे ना दो तरह के अर्थशास्त्री देखने को मिलेंगे। बेसिकली हम दो ही भाग में बांटे हैं, एक है परंपरावादी अर्थशास्त्री, परंपरावादी अर्थशास्त्री, और एक है आधुनिक अर्थशास्त्री, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। इसमें वैसे अर्थशास्त्री आएंगे, एडम स्मिथ, जेबी से, सैमुअल्सन। मॉडर्न में आ गए आपका मार्शल, रॉबिन्स। हम लोग को क्या करना है, हम लोग क्या है, हम लोग इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे, परंपरावादी और आधुनिक, तो हम लोगों को ना तटस्थ रहना है, किसी एक पक्ष पे ज्यादा जोर नहीं देना है। क्या करना है, दोनों सभी सिद्धांतों को कर पढ़ना है। सिद्धांतों को पढ़ लिए, अगर आपको लगता है कि नहीं वो सिद्धांत गलत है, ठीक, तो हम आपको पहले ही बताएं क्या, कि अर्थशास्त्र के एक नेचर क्या है, विज्ञान होना भी है, कोई जरूरी नहीं कि वो व्यवहारिक ही हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिद्धांतों को पढ़ेंगे, और सिद्धांतों को पढ़ने के दौरान कई सारे ऐसे सिद्धांत आएंगे ना जो व्यवहारिक रूप से गलत होंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसको। और अगर लगता है कि नहीं वो सिद्धांत सही नहीं है, इस तरफ से सही नहीं है, तो उसका क्या करेंगे, लॉजिकली खंडन करेंगे, उस चीज का क्या करेंगे, लॉजिकली खंडन करेंगे। एडम स्मिथ बोले कि धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना सही है। अब आप कौन से तरीके का प्रयोग कर रहे हैं ये वो तो बताए नहीं। तो बाद में क्या कि मार्शल इनका खंडन किए, लेकिन जो खंडन किए क्या वो सीधा खंडन कर दिए उनकी बात का कि नहीं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है। तो कुछ लॉजिक रखे ना, लॉजिक क्या रखे कि अर्थशास्त्र में उसी को शामिल करेंगे जिससे पूरे समाज का क्या हो, कल्याण हो।
तो लॉजिक रखें। फिर रॉबिन्स आए, रॉबिन्स भी मार्शल का खंडन किए, लेकिन कैसे खंडन किए? लॉजिकली खंडन किए कि सामाजिक विज्ञान नहीं है, ये मानव विज्ञान, क्योंकि आप बोल रहे सामाजिक विज्ञान तो आपका अर्थशास्त्र वहीं पे लागू होगा जहाँ पे एक समाज हो, सोसाइटी हो, और सोसाइटी तो हम लोग बनाए हैं। तो इस तरह करके रॉबिन्स भी इसका क्या किए? खंडन किए। और हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना, एक सीमा रेखा पे हम लोग अध्ययन करेंगे, ना तो बहुत ही ज्यादा परंपरावादी के पक्ष में जाएंगे और ना ही बहुत ही ज्यादा आधुनिक अर्थशास्त्रियों के पक्ष में जाएंगे। केवल दोनों के सिद्धांतों को पढ़ेंगे और अपने आधार पे अपना कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष देंगे, जो कि हम लोग कला में ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे। अब आगे का जो फर्स्ट चैप्टर आएगा हम लोग का, तो उसमें बहुत सारी वस्तुओं का सामना होगा। वस्तुओं से हमारा जब केंद्रीय समस्या पढ़ेंगे हम, तो उसमें बहुत सारे वस्तुओं को देखेंगे। तो उसका ये जो शब्दावली है, आप यहाँ देख रहे होंगे शब्दावली लिखा हुआ है, हम लोग केवल यहाँ पे इसके बेसिक मतलब जान जाएंगे अभी, ठीक है। जैसे उपभोक्ता वस्तु की बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स, क्या है कंज्यूमर गुड्स? तो वैसा वस्तु का मतलब तो आप लोग जान रहे होंगे, जो इस्तेमाल करने वाला होता है वस्तु, इकाई, कोई इकाई जिसका प्रयोग किया जाता है वो वस्तु है, भौतिक वस्तु। उपभोक्ता वस्तु वैसा वस्तु जिसका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता करता है, वो कौन सा वस्तु कहलाता है? उपभोक्ता वस्तु। जैसे कपड़ा अंतिम रूप से कौन पहना? व्यक्ति पहना, तो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता वस्तु। चावल उपभोक्ता वस्तु जिसका अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, और उपभोक्ता कौन होता है? जो किसी वस्तु का प्रयोग करता है। पूंजीगत वस्तु वैसा वस्तु जिसके निर्माण में भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं। जैसे मशीन, ट्रैक्टर, गाड़ियां आदि। विलासिता वस्तु वैसी वस्तुएं जो केवल सामाजिक दिखावट के लिए होती है, जो जीने के लिए आवश्यक नहीं है। अगर ये वस्तु नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति मर जाएगा। विलासिता वस्तु क्या होता है? केवल एक स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए, समाज में दिखावट के लिए ये वस्तुएं होती है विलासिता वस्तु। जैसे 4 व्हीलर, गाड़ी, AC, ठीक है। लग्जरी गुड्स अनिवार्य वस्तु वैसी वस्तुएं जो जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये वस्तुएं नहीं होंगी ना तो व्यक्ति का रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, अनिवार्य है जो। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो जैसे चावल अनिवार्य वस्तु, अगर नहीं मिलेगा तो क्या व्यक्ति जिंदा रह सकता है? नहीं। चावल भोजन का जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी अनिवार्य वस्तु, चावल, गेहूं, ये सभी चीज। नमक, नैसर्गिक वस्तु वैसी वस्तुएं जिसके लिए हमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, जो हमें फ्री में मिल जाती है नेचर के द्वारा, जैसे सनलाइट, हवा, पानी इत्यादि। तो ये तो हो गया वस्तु इतना। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु, एक है प्रतिस्थापक वस्तु, एक है पूरक वस्तु। कम शब्दों में हम लोग समझेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्रतिस्थापक वस्तु वैसा वस्तु जिसमें अगर एक वस्तु ना मिले ना तो हम लोग दूसरे से काम चला लें। जैसे जूता नहीं मिला तो चप्पल पहन के चले गए, तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापक वस्तु। चीनी नहीं मिला तो गुड़ डाल लिए, लेकिन दोनों का जो कार्य है दोनों का एक समान है। दोनों में क्या है? मिठास है। चीनी गुड़ में दोनों मिठास है, एक नहीं मिला दूसरे से काम चला लिए। तो वैसे वस्तु को प्रतिस्थापक वस्तु कहते हैं कि अगर एक नहीं मिलेगा तो दूसरे से काम चला लिए। पेन, पेंसिल। पूरक वस्तु वैसा वस्तु कि अगर पहला वस्तु नहीं मिले तो दूसरा का भी काम ना चले, यानी कि वैसी वस्तुएं जिसमें एक के बिना दूसरे का काम नहीं चले। जैसे बैट और बॉल, बैट ले ली, बॉल है ही नहीं तो खेलेंगे कैसे? गाड़ी और पेट्रोल, क्या है ये? पूरक वस्तु कि क्या बिना पेट्रोल का गाड़ी चलेगा? नहीं। आई होप इतना आप लोग को समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जो लिखाया गया उसे नोट कर लीजिए।